नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। वक्त सुबह के 10 बजने का है। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप, मतलब वो तमाम खबरें जो दिन भर सुर्खियों में रहने वाली हैं। आज किस किस खबर की बात करेंगे, जरा विस्तार से आपको बताते हैं। 2024 चुनाव से पहले की हलचल, एनडीए के खिलाफ इंडिया गठबंधन बन तो गया, लेकिन अभी से इंडिया गठबंधन में दरार दिख रही है। दिल्ली में चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गए और शरद पवार को लेकर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। इसकी बात करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखने को लेकर, सेमीफाइनल जीतने को लेकर बीजेपी ने क्या बनाया है प्लान विजय, बताएंगे आपको। बारिश के बाद हिमाचल में जिस तरह से तबाही हुई, जिस तरह लैंडस्लाइड की वजह से लोगों की जान पर बनाई, उससे बड़ा सवाल ये उठ गया है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इस सवाल को लेकर भी बात करेंगे। बात पाकिस्तान की भी करेंगे, जहां लगातार चर्च निशाने पर हैं और सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान में गैर मुस्लिम होना गुनाह है। तो आइए विस्तार से इन तमाम खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। बीजेपी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, आपको जानकारी देते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए करीब 40 प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लगा दी गई है। मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी ने 40 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए हैं। ये बड़ी खबर है। केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक हुई कल, इसी बैठक में ये नाम तय किए गए और खास बात यह है कि कमजोर प्रदर्शन वाली जो विधानसभा सीटें हैं, पहले उन सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर फैसला लिया गया है। बीजेपी सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश के लिए 40 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। नामों पर मोहर लगा दी गई है। मध्य प्रदेश के लिए ये 40 उम्मीदवार जिनके नाम तय किए गए हैं, ये वो सीटें हैं खासतौर से जहां बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, नीरज पांडे और ब्रजेश राजपूत। मैं सबसे पहले आपको नीरज पांडे के पास लेकर चलूंगी। नीरज, ये रणनीति में यहां पर सीधे सीधे एक बदलाव देखने के लिए मिल रहा है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान होता नहीं है, उससे पहले केंद्रीय चुनाव समिति की बीजेपी बैठक कर लेती है और लीजिए इस बैठक में 40 उम्मीदवारों का नाम भी तय, वो भी उन सीटों के लिए जो बीजेपी के लिए परेशानी बनती आई है। नीरज, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ये पहली बार परंपरा शुरू की है कि ऐसी सीटें जो डी ग्रेड में हैं, यानी जिन सीटों को कभी वो या तो जीत नहीं पाए हैं या पिछले चुनाव में हार गए हैं, उन सीटों पर अभी भी उनके पास बड़ी समस्याएं हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी नई रणनीति अपनाई है कि उन सीटों पर चर्चा की और सीटों के नाम तय कर लिए। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक करेक्शन करूँगा कि अभी फिलहाल नाम की घोषणा होने में थोड़ा समय है, क्योंकि पार्टी का ये मत है कि अभी इनके नामों की घोषणा ना करके बल्कि उनको इंटरनल इंफॉर्मेशन दे दी जाए ताकि वो अपनी तैयारियों में जुट जाएं। पार्टी के पदाधिकारी उनको ये बता दें कि आपको इस चुनाव से इस सीट से चुनाव लड़ना है, तो आप अपनी उस लेवल पर तैयारी शुरू कीजिए कि आप यहाँ से विधानसभा के उम्मीदवार हैं। ये बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है जो नीरज पांडे दे रहे हैं कि नामों पर मोहर लगा ली गई है, नाम तय कर लिए गए हैं, लेकिन इन नामों को सार्वजनिक ऐलान पार्टी की तरफ से नहीं किया जाएगा। ये पूरी कवायद जो है वो सिर्फ इसलिए की जा रही है ताकि उम्मीदवार जो हैं वो अपनी तैयारियों में जुट जाएं पूरे मन से। अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं मध्य प्रदेश से ही। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, जहां इस साल के अंत में होने हैं विधानसभा चुनाव और जानकारी ये मिल रही है 4 राज्यों से बीजेपी के 230 विधायक मध्य प्रदेश की तमाम जो 230 विधानसभा क्षेत्र हैं वहां जाएंगे, दौरा करेंगे। 18 अगस्त को ये विधायक मध्य प्रदेश पहुंचेंगे। हर एक सीट पर दूसरे राज्य से आया एक बीजेपी विधायक वो जिम्मेदारी संभालेगा कि उस सीट के टिकट के दावेदारों की लिस्ट बनाई जाए, उस सीट के जीतने के लिए क्या चुनौतियां हैं, उन्हें कैसे पार पाया जाए। मौजूदा विधायक के काम की एक तरीके से समीक्षा भी हो जाएगी। इसी क्रम में 27 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट बनाकर ये विधायक पार्टी आलाकमान को सौंपेंगे।
तो रिपोर्ट पार्टी आलाकमान को सौंपी जाएगी। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, ब्रजेश हमारे साथ मौजूद हैं और जरा ब्रजेश से समझ लेते हैं कि कल इसी तरीके की जानकारी आशीष मुझे तेलंगाना को लेकर दे रहे थे कि वहां पर भी 119 जो विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी के अन्य राज्यों के 119 विधायक हर सीट पर जाएंगे और फोकस करेंगे। बिल्कुल उसी क्रम में मध्य प्रदेश की भी 230 विधानसभा सीटें और बीजेपी के अन्य राज्यों के 230 विधायक मध्य प्रदेश आएंगे, एक एक सीट पर पैनी नजर ब्रजेश। बिल्कुल, मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर बीजेपी ने बहुत माइक्रो लेवल पर मैनेजमेंट शुरू कर दिया है, जिसका पहला चरण तो वो था जो प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ आए थे उन्होंने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था और कई सारे कार्यकर्ता मध्य प्रदेश के विभिन्न बूथों पर गए थे, वहाँ से उन्होंने फीडबैक दिया है। उसके बाद अब विधायकों की बारी है। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश में 18 तारीख की शाम को विधायक आएंगे, 19 और 20 को उनका प्रशिक्षण होगा। प्रशिक्षण देने भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल आ रहे हैं, वो 2 दिन भोपाल में रहेंगे, इन लोगों को प्रशिक्षण देंगे, इनको जानकारियाँ देंगे, इनको क्या करना है, इनका हौसला बढ़ाएंगे। फिर ये लोग 20 को रवाना हो जाएंगे और तकरीबन 5-6 दिन अपने अपने इलाकों में रहेंगे, यानी कि जो 230 विधानसभा सीटों में रहेंगे वहाँ से फीडबैक देंगे, वहाँ से संभावित उम्मीदवारों की कमजोरियाँ, ताकत, तमाम चीज़ों का सर्वे करके आला कमान को सौंपेंगे। और उसके बाद फिर और आने वाले दिनों में फिर मंत्रियों की बारी आएगी। फिर विभिन्न राज्यों में जो मंत्री हैं वो इन इलाकों में आएंगे और अलग अलग जगहों पर इस तरीके का सर्वे करेंगे और अपना फीडबैक देंगे। मगर बहुत जल्दी, माने बीजेपी ने कितने जल्दी चुनाव प्रचार और चुनाव मैनेजमेंट शुरू कर दिया है, उसकी बानगी है ये। और मैं आपको बता दूं, नीरज, चुनाव मैनेजमेंट और वो भी बेहद बारीकी के साथ, इस पर गौर करना होगा। ब्रजेश, बहुत शुक्रिया आपका भी, नीरज पांडे का भी, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। और जल्दी से आगे बढ़ेंगे, हम बात जरा दिल्ली की चुनावी जंग को लेकर करेंगे, जहां इंडिया गठबंधन में दरार पड़ती नजर आ रही है। दिल्ली में इंडिया गठबंधन में मतभेद, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। देखिए, दिल्ली से 7 लोकसभा सीटें और इन 7 लोकसभा सीटों को लेकर चुनाव लड़ने पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक तरीके से आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस की कल बैठक हुई थी, इस बैठक के बाद बयानबाजी शुरू हुई और न सिर्फ शुरू हुई बल्कि तेज हो गई और मतभेद जो है वो खुलकर सतह पर आ गए। इसी के बाद अब हालांकि पार्टी की तरफ से डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा रही है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस नेता सफाई दे रहे हैं। कांग्रेस के दिल्ली प्रभारी हैं दीपक बावरिया। अलका लांबा ने जो बयान दिया कि साहब पार्टी की तरफ से कह दिया गया है कि कांग्रेस कार्यकर्ता जुट जाएं, 7 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कमर कस ले, इस बयान का अलका लांबा के दीपक बावरिया की तरफ से खंडन कर दिया गया है। दिल्ली की 7 सीटों पर गठबंधन की चर्चा के बीच आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच के मतभेद अब जो सतह पर आए हैं। शुरुआत कांग्रेस नेता अलका लांबा के बयान से हुई। दिल्ली में लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर प्रदेश के नेताओं के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने बैठक की। इस मीटिंग के बाद अलका लांबा ने कह दिया, हम आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 7 सीटों पर तैयारी करेंगे, ऐसा हमें कह दिया गया है आलाकमान की तरफ से। और इसी के बाद ये स्थिति उपजी कि आप और कांग्रेस आमने सामने आ गए। आपको सुनाते हैं अलका लांबा का वो बयान जिस पर यह पूरा सियासी विवाद खड़ा हुआ। आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ की तरफ से भी इस पूरे मामले में बाद में कह दिया गया कि इससे तो साफ हो रहा है कांग्रेस को गठबंधन को लेकर किसी तरीके की कोई जरूरत ही नहीं है। 20 लोकसभा की तैयारियां कांग्रेस ने शुरू कर दी हैं। मात्र 7 महीने बचे हैं, दिल्ली की 7 सीटें हैं। 19 पे आप 2 नंबर पर आए थे, अभी आप जोर लगाइए, आप 7 जीत सकते हैं। तैयारी 7 पर करनी है, ये बिल्कुल हमारी बात उठी। आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेता इस समय लिकर पॉलिसी भ्रष्टाचार में अंदर हैं। जिस तरह से भाजपा का रवैया है, दिल्ली के मुख्यमंत्री पर भी शिकंजा आ सकता है। अलायंस के लिए कांग्रेस आई थी हमारे पास, क्योंकि कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है दिल्ली में। अगर वो दिल्ली में अलायंस नहीं करते तो फिर इंडिया अलायंस में जाने का कोई मतलब नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है। हमारी टॉप लीडरशिप डिसाइड करेगी कि इंडिया अलायंस की नेक्स्ट मीटिंग अटेंड करनी है या नहीं। सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जैनेंद्र और दीपक रावत मौजूद हैं। पहले जैनेंद्र का रुख करेंगे। जैनेंद्र, ये अति उत्साह में अलका लांबा की तरफ से जो बयान दिया गया वो कांग्रेस आलाकमान के लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है।
देखिए, निश्चित तौर पर पार्टी की किरकिरी हो गई। बड़ी बैठक हुई थी, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे मौजूद थे, राहुल गांधी मौजूद थे और दिल्ली के 30 से ज्यादा नेता मौजूद थे, नए पुराने। और उस बैठक में यह तय हुआ था, राहुल गांधी ने खुद सबको निर्देश दिया था कि पार्टी लाइन के मुताबिक बात रखनी है। लेकिन बैठक से निकल करके अलका लांबा ने एक ऐसा बयान दिया जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी ने सवाल खड़े कर दिए, आपत्ति दर्ज करा दी और इसके बाद इस बयान से किनारा करना पड़ा पार्टी को। और रोमाना, बस एक खबर दे दूं, कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि अलका लांबा पर कार्रवाई भी हो सकती है। कल जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, जिसके बाद ये बड़ी खबर आप दे रहे हैं, अलका लांबा पर कार्रवाई भी हो सकती है। और अगर ऐसा होता है दीपक रावत, फिर तो आम आदमी पार्टी की तरफ से जो पलटवार किया जा रहा था इस बयान को लेकर, उस पर विराम लग जाएगा। जी बिल्कुल, विराम तभी लगेगा जिस तरीके से सीधे संकेत जो आला कमान आम आदमी पार्टी की तरफ से नजर आ रहे हैं, उनमें सीधे तौर पर यह कहा गया, न सिर्फ अलका लांबा बल्कि संदीप दीक्षित भी लगातार इस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे आम आदमी पार्टी बहुत ज़्यादा नाराज़ है, परेशान है। आम आदमी पार्टी ने दो टूक रवैये से साफ तौर पर यह कह दिया है कि अगर इसी तरीके की बयानबाजी उनके निचले स्तर के नेता करते रहे तो आगे गठबंधन का हिस्सा बना रहना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस तरह की बयानबाजी जो है वो गलत मैसेज पहुँचाती है, ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि पंजाब में भी। तो सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी अब ये कह रही है कि कांग्रेस आला कमान को सामने आना होगा और सीधे तौर पर यह कहना होगा कि वो गठबंधन चाहते हैं या नहीं चाहते। बहुत शुक्रिया दीपक रावत, जयेंद्र कुमार, आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। तो आम आदमी पार्टी की दो टुक, जिसके बाद बहुत हद तक मुमकिन है कि कांग्रेस की तरफ से अलका लांबा के खिलाफ एक्शन लिया जाए। आगे बढ़ रहे हैं, बात करते हैं महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में पड़ रही दरार कहिए इसको, फूट कहिए उसकी, जहां कांग्रेस और एनसीपी के बीच अब बयानबाजी जो है वो तेज हो गई है। कांग्रेस के नेता हैं, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं पृथ्वीराज चौहान, उनका बयान, उस पर शरद पवार ने किया पलटवार। शरद पवार कह रहे हैं अजीत पवार से मीटिंग के दौरान किसी ऑफर पर कोई बात नहीं हुई है। कांग्रेस के नेता अगर कोई बयान दे रहे हैं तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है। अजीत पवार ने बैठक के दौरान कोई ऑफर नहीं दिया। कल कांग्रेस के नेता की तरफ से कहा गया था कि साहब अजीत पवार ऑफर लेकर गए शरद पवार के पास, कैबिनेट मिनिस्टर के दर्जे वाला पद शरद पवार को दे दिया जाएगा। इस तरीके की बातें कांग्रेस की तरफ से कही गई थी, जिसके बाद अब शरद पवार की तरफ से साफ किया गया है, बयान दिया गया है कि कोई ऑफर अजीत पवार ने उन्हें नहीं दिया। सुना देते हैं आपको शरद पवार के बयान पर कांग्रेस नेता नाना पटोले की जो अब प्रतिक्रिया आई है वो। बिल्कुल कहना नहीं है। आज शिवसेना के नेता ने उससे बात की और ये झूठ न्यूज दिल्ली में से प्लान की है, ये बताया। पवार साहब ने कहा कि मेरा भतीजा है तो मैं मिलूंगा, हमारा पारिवारिक संबंध है। जनता में जो चर्चा है आपके मीडिया के माध्यम से पूरे देश को दिखाया जा रहा है, उसमें लोगों में संशय पैदा हुआ है और वही अलायंस में सबसे बड़ा तकलीफ का इशू होता है। सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े इस वक्त मौजूद है। रौनक, क्या माना जाए, खुलकर अब जिस तरीके से शरद पवार खुद सामने आए हैं और इन तमाम कयासों पर विराम लगाने की कोशिश की है, ये कहते हुए कि साहब अजीत पवार ने मुझे कोई ऑफर नहीं दिया, मामला यहीं पर खत्म होगा या फिर अभी बात निकली है तो दूर तलक जाएगी? जी देखिए रोमाना, मुख्य तौर पर शरद पवार की तरफ से कोशिश लगातार की जा रही है कि उनको लेकर जो भ्रम महाराष्ट्र की राजनीति में देखने को मिल रहा है और वो खुद उनकी तरफ से ही पैदा किया जा रहा है। वे लगातार अजीत पवार से जो है वो मुलाकात कर रहे हैं, इसीलिए कांग्रेस और शिवसेना के नेता नाराज है। हालांकि कल दिन भर जिस तरह का सियासी घमासान महाराष्ट्र की राजनीति में और खासतौर से इंडिया अलायंस एमवी अलायंस के बीच में देखने को मिला, उसके बाद देर शाम को औरंगाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई शरद पवार की तरफ से दी गई है कि वो हर हाल में इंडिया गठबंधन के साथ बने रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो देखने को मिल रहा है वो ये है कि पवार की तरफ से तो कहा यह गया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या फिर वो आने वाले दिनों में अजीत पवार से किसी तरह की कोई इंटरनल बैठक तो नहीं करने जा रहे। और इसी को लेकर कांग्रेस के हाईकमांड का जो है वो भी शरद पवार से संपर्क में है और जल्दी राहुल गांधी और शरद पवार के बीच में भी इसको लेकर मुलाकात हो सकती है, हमारे सूत्र बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या शरद पवार सार्वजनिक तौर पर आज बीड़ में जो उनकी रैली हो रही है, क्या उसमें इस बात का जिक्र करेंगे और क्या कहेंगे कि वो अब अजीत पवार से किसी तरह का कोई राजनीतिक तौर पर रिश्ता नहीं रखना चाहते और उसी के बाद ये जो बादल है मंडरा रहे संशय के, वो कहीं ना कहीं दूर हो सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया रौनक कुकड़े इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात मौसम की मार की, दरकते पहाड़ की। हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों बारिश और बाढ़ से भारी तबाही हुई है। इस तबाही से अब तक
71 लोगों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों लोग घायल हुए हैं, बेघर हो गए हैं। 3 दिन की लगातार बारिश से कई जगह पर लैंडस्लाइड हुई है, कई घर भवन ढह गए हैं। हिमाचल में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। क्षतिग्रस्त हाईवेज हों, सड़कें हों, उन पर से मलबा हटाने का काम हो, मरम्मत का काम हो, वो जारी है। आपदा प्रभावित इलाकों का हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार हवाई सर्वे भी कर रहे हैं। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिया जा रहा है। इस बीच ये तस्वीरें आपके सामने, जगह जगह भूस्खलन, पर्वत पर पाताल संकट जैसी हालत, राहत और बचाव अभियान जारी है। और हम आपको ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, कहीं आप देख रहे हैं हाईवे की मरम्मत का काम चल रहा है, कहीं रेलवे ट्रैक जो टूटा था उसको ठीक किया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू वो भी एक्शन में नजर आ रहे हैं। इस वक्त क्या है हालात, कैसी है तस्वीर, जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे। आप देख सकते हैं मंडी से हमारे सहयोगी सचिन कुमार और शिमला से संवाददाता अभिषेक उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक के पास सबसे पहले आपको लेकर चलेंगे शिमला और जानेंगे अभिषेक से अभी हालात कैसे हैं, मौसम का मिजाज क्या कह रहा है शिमला और हिमाचल के लिए। अभिषेक, देखिए रोमाना, शिमला में हम उसी शिव मंदिर के नज़दीक हैं जहां पर भयानक त्रासदी हुई थी। और आपको मैं दिखाऊं, अभी भी देखिए रेस्क्यू का ऑपरेशन चल रहा है। एनडीआरएफ की टीम आपको नीचे की तरफ दिखाई पड़ेंगी। और ये वो जगह है जहां अभी भी 7 शव हैं जो कन्फर्म हुए हैं, जो मिसिंग हैं, उनकी तलाश की जा रही है। अभी तक जो 14 शव हैं वो निकाले गए हैं, लेकिन ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टेरेन है। आप जिस तरह से ये पूरा तस्वीर आप देख रही हैं, नीचे उतर करके और बाकायदा तलाश करना पड़ रहा है। और इस बीच में यहाँ पर ये जो शिव मंदिर है शिमला का, यहाँ शिमला के समर हिल का, यहाँ पर एनडीआरएफ के जवान, एसडीआरएफ के जवान, इंडियन आर्मी के जवान, ये स्टेट पुलिस, ये सब यहाँ पर लगे हुए हैं। लगातार ऑपरेशन जारी है। मगर जो सबसे बड़ी समस्या है वो समस्या इस इलाके की है। जिस तरह से आप यहाँ कटान देख रही हैं, जिस तरह से मिट्टी का कटा हुआ है और जिस तरह से मलबा ढहा है और जिस तेज़ी के साथ में ये सब कुछ घटा है, उसके चलते इस ऑपरेशन में काफ़ी चैलेंज भी आ रहे हैं। और अभी कवायद की जा रही है कि जो कंफर्म 7 हैं, जो 7 डेड बॉडी की कंफर्म मिसिंग जानकारी हो पाई है, उनको निकालने के लिए उनको बाहर लाने का प्रयास की जा रही है। और देखिए यहाँ पर उनके घर वाले भी, यहीं से मैं आपको दिखाऊंगा, वो घर वाले यहाँ पर काफ़ी देर से मौजूद हैं, क्योंकि उनको तस्दीक हो चुकी है कि उनके परिवार के लोग यहाँ पर मिसिंग हैं, इसलिए घर वाले यहाँ हैं। और जैसे जैसे जानकारी सामने आ रही है, घर वालों से तस्दीक कराई जा रही है। तो ये बहुत ही मुश्किल ऑपरेशन है और कोशिश ये की जा रही है कि आज शाम तक इसे कंप्लीट कर लिया जाए। रोमाना, आप नजर बना कर रखिएगा, जैसे कोई और अपडेट आएगा आपका रुख करेंगे। हम फिलहाल मंडी लेकर चलते हैं दर्शकों को। सचिन कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सचिन, क्या अपडेट हिमाचल के मौसम को लेकर इस वक्त, क्या डरा रहा है अभी भी बादल, बारिश, बाढ़ का हाल हिमाचल के लोगों को? जी बिल्कुल, मौसम जो है वो डरा रहा है। मैं मंडी में हूँ इस वक्त और मंडी कुल्लू नेशनल हाईवे जो है उसके 6 मील नामक जगह है, वहाँ खड़ा हूँ मैं। मंडी से तकरीबन ये 8 किलोमीटर आगे है। और यहाँ मंडी और कुल्लू नेशनल हाईवे 21 की हालात आप देख सकते हैं। ये इस सड़क के हालात हैं जो फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन मनाली की तरफ जाता है। हम अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके से ये सड़कें टूटी हैं। ये एक स्पॉट है, ऐसे कई स्पॉट्स हैं इस पूरी सड़क के ऊपर जहां सड़क टूटी हुई है, पहाड़ियां नीचे दरक के आ गई हैं। सामने आप देख सकते हैं मशीन्स के ज़रिए इस रोड को क्लियर करने की कोशिश की जा रही है, पर कम से कम 10 या 12 दिन जो है इस सारे काम में लग सकते हैं, वो भी सिर्फ छोटी गाड़ियों के लिए। मोटरेबल रोड जो है उसको बनाने में ये काम बहुत ही मुश्किल है। और उससे ऊपर समस्या ये है कि बारिश का मौसम एक बार फिर से बन रहा है मंडी में। तो अगर दोबारा बारिश होती है, क्योंकि पहाड़ जो हैं, आपको सामने दिखाता हूँ जहाँ ये कटान हुआ है पहाड़ का, बिल्कुल वर्टिकल जो कटिंग की गई है पहाड़ की, तो अगर दोबारा बारिश होती है तो दोबारा इन पहाड़ों से लैंडस्लाइड का खतरा लगातार है। बिल्कुल, मौसम का मिजाज एक बार फिर से बिगड़ता हुआ इन तस्वीरों में भी दर्शक देख पा रहे होंगे। बहुत शुक्रिया आपका सचिन और अभिषेक इस अपडेट के लिए। तो कुल मिलाकर पहाड़ों पर जबरदस्त तबाही इस मॉनसून में।